हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सर नितेश और आज के इस लेक्चर में लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए इस लेक्चर में लोग क्या कवर करने वाले हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, आयंस, वैलेंस, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद हमारा केमिस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, जिससे केमिस्ट्री थोड़ा इजीली हमको समझ में आने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टर्म से, जो हमारा एटम। ओके, देखिए एटम जो है, अगर मैं उसका डेफिनेशन लिखूं तो उसका डेफिनेशन होता है स्मॉलेस्ट indivisible particle। ओके, जैसे मान लेते हैं मार्कर है मेरे पास, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो डिवाइड हो गया, ये हाफ हो जाएगा। अगेन इसको डिवाइड करूंगा तो अगेन हाफ हो जाएगा, अगेन डिवाइड करूंगा तो अगेन हाफ हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। मतलब मान के छोटा सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, ये पॉइंट है मान लेते हैं, इसको आगे हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, नाइफ के थ्रू या फिर कोई और मीडियम से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो अभी ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्या, ये और भी आगे डिवाइड हो सकता है। जैसे हमारे हमारे हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हर एक जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये हमको कब दिखता है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। करेक्ट है, तो मतलब अंदर और भी पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो अभी और मैं इसको डिवाइड करता हूं, और अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे और पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, इस मान लो इस पार्टिकल को मैं बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखूं तो इसको मैं थाउजेंड एंड थाउजेंड टाइम्स और डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद भी एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे उसके बाद में उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस पार्टिकल को जहां पे उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल मतलब क्या है, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ओके, तो एटम समझ में आया। तो देखिए एटम बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए एटम के जो सेंटर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का एक सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग दो ही ऑर्बिट देते हैं। तो ये क्या है, इसका सेंटर। सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। कैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया है, एक्चुअली न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं, बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है। और जब आपको लाइंस दिख रही है ऑर्बिट, ऐसा कोई लाइंस प्रेजेंट होती नहीं। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट कर लेते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसे लाइंस वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लाइंस वगैरह ऐसे ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रॉन्स क्या, न्यूट्रॉन्स आर हैविंग नो चार्ज, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं। जैसे देखिए हम लोग इंडिया में रहने वाले को इंडियंस बोलते हैं, अमेरिकन में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं। वैसे न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो शायद ई नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो न्यूक्लियस में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने पूछा आपको व्हाट आर चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं, चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन होते हैं और होते हैं प्रोटॉन। अच्छा, इन दोनों के पास चार्ज है, और दोनों के पास चार्ज कितना है। देखिए इसके पास जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट है। चार्ज का क्या है, एसआई यूनिट है। और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, सेम होता है बट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, बेसिक बातें हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में।
ठीक है, दोनों भी क्या है, चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल, कोई याद रखना, ठीक है। अब देखिए किसी भी एटम में, इन एन एटम, नोट पॉइंट लिखना, इन एन एटम, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिनेटली प्रोटॉन भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, करेक्ट है। मतलब किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग एटम में दो चीजें और डिफाइन करेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, देखिए जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमको रोल नंबर होता है, ठीक है, हमारे सरनेम के वाइज, नेम के अल्फाबेट के वाइज, उसी तरह एटम को भी नंबर दिया गया, ठीक है, टोटल एटम्स को भी नंबर दिया गया, ठीक है। एटम्स को हम लोग, एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर Z से, ठीक है। ये होता क्या, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो नंबर काउंट कर लो, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 8, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। उसी अगर मैं प्रोटॉन काउंट करूंगा चलेगा क्या, हाँ प्रोटॉन भी काउंट करें चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, दोनों किसी भी एटम में सेम होते हैं। तो 8 प्रोटॉन काउंट कर लो, फिर 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, बात एक ही है। और इसी के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जिसको कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आता है एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और, जो एटम का मास है वो 99% मास कहां पे है, न्यूक्लियस पे है, ठीक है। एटम का जो टोटल मास है, मोस्ट ऑफ द मास 99% मास कहां पे, न्यूक्लियस पे, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे देखिए मास बढ़ा है, तो मास कहां पे होता है, न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है। हम लोग लर्न करने के लिए, फिर समझने के लिए, बहुत टाइम तक होल्ड करने के लिए हम लोग समझ सकते हैं इसे। न्यूक्लियस कहां होता है, सेंटर पे होता है, सॉरी मास कहां पे होता है, सेंटर पे होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, दो चीजें होते हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये मास नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इस दोनों के नंबर को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास नंबर। जैसे कि सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितना, 8 है, तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो सकता है, देखिए न्यूट्रॉन नंबर वैरी कर सकता है, 8 भी हो सकता है, कहीं कहीं 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये आगे पीछे वैरी करता रहता है, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इतना एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटम क्या, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन नो चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ओके। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो टर्म आता है वो होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स, देखिए हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, तो आज आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखूं तो 2 और मोर एटम्स, वेदर दे आर सेम और डिफरेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 और मोर एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। जैसे आपने सुना होगा वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है, तो यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल है, फिर कार्बन एटम है, सॉरी, और एक ऑक्सीजन एटम है, फिर एक और ऑक्सीजन एटम है। ये सब कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। देखिए दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एटम्स रहेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक और एक एटम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर मैंने एक और लिया हाइड्रोजन, फिर एक और हाइड्रोजन ले लिया,
फिर एक और ऑक्सीजन ले लिया। तो हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, और दो और तीन एटम्स है। तो तीन एटम्स कंबाइन होकर क्या मिलेगा? H2O मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? तो मॉलिक्यूल वर्ड भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? देखिए एलिमेंट बेसिकली क्या है? ये भी एटम्स ही का ग्रुप है, लेकिन कैसे एटम्स का? सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या है? सेम ग्रुप। ऐसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? H2 दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन जितने भी 118 एलिमेंट हमारे पास, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे एंड 118 एलिमेंट्स हमारे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास। टोटल 118 एलिमेंट्स है। तो हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। एलिमेंट्स कितने हमारे पास? टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है टिल डेट, जिसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एंड रेस्ट बाकी कितने बचेंगे इसमें? 8 प्लस 26 एलिमेंट्स आर मैन मेड। एक बार ऐड कर लूं, कोई नंबर तो गलत नहीं हो गया। ठीक है, हाँ बराबर। ठीक है, तो नेचुरल और मैन। नेचुरल मतलब क्या कि ऐसे एलिमेंट जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिल गए, तो वो कितने हैं? 92 है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो हम लोग ने लेबोरेटरी में क्या किया है, उसको बनाया है, तो ऐसे एलिमेंट्स हम लोग ने क्या कितने हैं? मैनमेड एलिमेंट्स, जो क्या है? 26। टोटल 108 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है, 92 नेचुरल है, 26 मैनमेड। ठीक है, इतना क्लियर है एलिमेंट्स के बारे में। सेम ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। और दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड, टू और मोर एलिमेंट्स, different elements combine and form a compound। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, पोटेशियम ऑक्साइड, HCl, NaOH, बहुत सारे एग्जांपल, H2O, ये भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या कंपाउंड्स ही है। मतलब कंपाउंड्स में क्या, ये सोडियम एटम नहीं होगा, यहाँ पे सोडियम एलिमेंट होगा। एलिमेंट मतलब क्या, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। क्लोरीन यहाँ पे एटम नहीं होगा, क्लोरीन क्या होगा? एलिमेंट होगा। एलिमेंट्स मतलब क्या, क्लोरीन के एलिमेंट में बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स होंगे। तो यहाँ पे जब सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगेन ये क्या है? पोटेशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये सब कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? अगेन एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, कंपाउंड्स को याद रखना है, वो एलिमेंट होगा और मॉलिक्यूल्स में वो एटम्स होगा। ठीक है, इतना क्लियर है कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब टोटल हमने 4-5 टॉपिक जो बेसिक है वो हम लोग ने पढ़ लिया। अब लोग आते हैं थोड़े से थोड़ा और टॉपिक्स, जैसे आयंस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंसी और। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ओके, तो इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost शेल। देखिए आउट शेल मतलब क्या, वही ऑर्बिट। ठीक है, अभी मान लेते हैं मेरे पास एक एटम में बनाता हूं, यहाँ पे उसका सेंटर है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या कर रहे हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ठीक है, इसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने डेफिनेशन क्या बोला? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या? सबसे लास्ट वाला शेल। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिंपल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल, इसको हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वैलेंसी क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, वैलेंसी अभी देखिए हम लोग ने जो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स बनाया एटम में, कोई भी एटम में, तो वो एटम में हम लोग ने पहले ऑर्बिट में 2 बनाया, फिर 8 बनाया, फिर 3 बनाया। ये हम लोग अपने चॉइस से नहीं बना सकते, इसका कुछ रूल हम लोग अभी इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी पहले देख लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं, द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two atoms, between atoms or two atoms to get stable, to get stable or to form a to form compound। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऐसे सॉल्ट, जो हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं घर में। टेबल सॉल्ट क्या होता है NaCl। ये हमारा क्या घर में हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला है NaCl, टेबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोडियम और क्लोरीन यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे समझ के चलते हैं। अभी सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अभी यहाँ पे मैं एटम बनाता हूँ, इसका सोडियम एटम बनाता हूँ, तो यहाँ पे उसका एक सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जिसमें। तो यहाँ पे देखिए जो पहला शेल है उसके पास खाली 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, 1 और 2। ठीक है, जो दूसरा शेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8, तो 2 यहाँ हो गए, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर 11 होने से मतलब क्या 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 9 बचे। तो 9 यहाँ पे कितने, 9 यहाँ पे रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो अभी कितने हो गए 10 है, कितना बचा, अभी 1 बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट लास्ट वाले शेल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन का हम लोग बनाते हैं, क्लोरीन एटम, तो उसका अगेन सेंटर में न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ऑर्बिट्स पहले बना लेते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ठीक है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। ठीक है, 2 बना दिया, बचा कितना 15। अब दूसरे शेल में कितना आएगा, 8, तो 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 और प्लस 2 10 हो गए, बचे कितना 7, तो 7 कहाँ आएंगे, लास्ट शेल भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, 8। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। मैं 7th वाला यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो उधर देखा 2 + 8 10, 10 + 7 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 11 हम लोग ने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। देखिए सोडियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कैसे, क्योंकि उसका ऑक्टेट फुल नहीं है, इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीटेड। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट। 8 स्टैंड्स फॉर ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीटेड। अब यहाँ पे कितना, ऑक्टेट इसका फुल नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही अभी रिएक्टिव स्टेज में, मतलब हाईली रिएक्टिव स्टेज में, मतलब क्या, अनस्टेबल है। ठीक है, फटाफट किसी से भी रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर अगेन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे भी क्या रहेगा, हाईली रिएक्टिव और ये अनस्टेबल होगा। अब ये स्टेबल होना चाहते हैं, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, अनरिएक्टिव होना चाहते हैं, तो होगा क्या, अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट नहीं करेगा, बेटर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, क्योंकि इसको 7 कोई देगा नहीं, तो क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा,
प्रोटॉन ये क्लोरीन को दे देगा, ठीक, क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, सोडियम से गेन किया। तो यही लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट किया, 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगा 1। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। ये लोग ये हुआ क्यों, टू गेट स्टेबल, या फिर बोल सकते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज NaCl, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, देखिए आप अपने फ्रेंड को कुछ पैसे देते हो क्रेडिट पे, वो बोरो करता है, ठीक है, तो आपके बीच में एक रिलेशन बन जाता है, फ्रेंडशिप बॉन्ड बोल सकते हैं। जैसे आप स्कूल में बैठते हो, क्लास में बैठते हो, तो बुक शेयर करते हो, तो आपके बीच में एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन जाता है। वैसे क्लोरीन और सोडियम के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाता है, जब ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है। और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड्स, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। और ये आयोनिक बॉन्ड बना, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। कंपाउंड फॉर्म हुआ, कौन सा फॉर्म हुआ, आयोनिक कंपाउंड। अब देखिए आयोनिक होता क्या है, ठीक है, आयोनिक होता क्या है। अब देखिए सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स था, 11 इलेक्ट्रॉन्स था, और उसके पास 11 प्रोटॉन्स भी था। लेकिन बाद में हुआ क्या, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है, ठीक है। और उसी की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, लेकिन एक प्रोटॉन अकेला है, सिंगल हो गया, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सोडियम के ऊपर N+1, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। और कितना बढ़ा, एक बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। कितना क्लियर है। तो अब ये क्या बन गया, आयन बन गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन हो गया। अब क्लोरीन के साथ देखो क्या हुआ, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स थे और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन बाद में इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अभी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 17 प्रोटॉन पे 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कितना ज्यादा, 1, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया, अगेन आयन हो गया। समझ में आया। तो जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, डिपेंड वो एक्सेप्ट कर रहा है फिर डोनेट कर रहा है। अगर वो डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो जैसे सोडियम ने डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे स्टेट में इनके पास जब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है, आयंस। अब आयंस दो तरीके के हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। अब कैटायन में देखिए यहाँ पे टी दिख रहा है, टी का सिंबल जैसा प्लस जैसा दिख रहा है, टी, ठीक है। तो जिस किसी के ऊपर भी ऐसे आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। जैसे देखिए सोडियम के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम क्या हो गया, कैटायन हो गया, ठीक है। और एनायन मतलब क्या, अब इसका अपोजिट, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आयंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आयंस क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या इतना क्लियर है। आयंस, वैलेंसी, ये सब हमारा हो गया। अब देखिए वैलेंसी क्या है, वापस से रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना या फिर गेन होना, या फिर द डोनेशन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम टू गेट स्टेबल और टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज वैलेंसी। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका एक वैलेंसी हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। अगर इसने 2 दिया होता, इसने 2 एक्सेप्ट किया होता तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती थी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है, आयंस बोलते हैं। आयंस दो तरीके के होते हैं, कैटायन होता है, अनायन होता है, ठीक है। कैटायन मतलब क्या, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन सा आयन होगा, कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। अब जब आयंस के बीच में जब ऐसे बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। केमिस्ट्री में रिलेशन मतलब होता है बॉन्ड, तो बॉन्ड यहाँ पे जो होगा इसको आयंस के वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके लिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या नाम दिया, आयोनिक बॉन्ड बोला। और आयोनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसके हम लोग ने इसको क्या नाम दिया, आयोनिक कंपाउंड बोल दिया। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट ऑल सब बेसिक्स जितने हैं वो कवर हो गए।
अभी लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है जो हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर हमारा जो आज का लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जब आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बेटर वर्जन देखोगे, बेटर मेथड देखोगे। ये लोअर स्टैंडर्ड्स के लिए 9th 10th 8th वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स तक ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आगे के एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को ज़्यादातर फॉलो नहीं करते, वो लोग 11th 12th में हाईएस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, उसका बेटर वे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऐसे समझ सकते हैं हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिट्स हो सकते हैं, ठीक है, 7 ऑर्बिट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, हम लोग फिलहाल फोर्थ तक ही जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लेकिन हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं? बाय द फॉर्मूला 2n², ठीक है, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ शेल्स। तो पहले शेल मतलब n की वैल्यू क्या 1, तो n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेकंड शेल होगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली थर्ड शेल होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और फोर्थ शेल में क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम लोग 7 फिर शेल्स के लिए हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। देखिए पहला जो शेल है उसको हम लोग जनरली K बोलते हैं, इसको L, इसको M और इसको N, ऐसे 3 शेल्स हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एक कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं इसका एलिमेंट का ये जो एटम बनाऊं सोडियम, तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ऑलरेडी हम लोग ने इसको बनाया था जब हम लोग वैलेंसी पढ़ रहे थे, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो पहले शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने हो गए? 2 + 8 10 हो गए। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 11 क्या बता रहा है? एटॉमिक नंबर मतलब क्या, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। लास्ट वाला किधर आएगा? थर्ड ऑर्बिट में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले शेल में कितना है? 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? K L M N। K में कितना इलेक्ट्रॉन है, L में कितना है, M में कितना है, N में कितना है, ओके। तो K में कितना है? 2, L में कितना है? 8 और M में कितना है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 1। सिमिलरली अभी हम लोग हर किसी के लिए ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो पहले शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। दूसरे में कितना आएगा? 8, तो हो गया 10। थर्ड में कितना आ जाएगा? 7। तो 2, 8, 7, ठीक है। ये क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ऐड करके देख सकते हैं, 10 + 7 17। तो ये बेसिक सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैं मान लेता हूं कोई भी और कोई बोल सकता है, सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका क्या होगा? 2। अभी 8 हो या फिर 8 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। 2 ही निकल गए तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2, 6 क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे हम लोग सारे एलिमेंट्स का तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स का हम लोग ऐसा कुछ का नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक जितने भी केमिस्ट्री के बेसिक्स हम लोग ने ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बार अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लो, अगर कुछ डाउट आ रहा है। इसके बाद आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आएगा। केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के बीच में कोई ज़्यादा इजीली आप डिफरेंशिएट करके उसको इजीली बेसिक लेवल से अच्छे से समझ सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।